Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम यहाँ पे सीटेट का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यह लिया गया है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम आपके साथ बाल विकास को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सीडीपी की कई क्लासेस करा दी हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके चलना है जो कि आपके यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, सीटेट के जो आपके ऑनलाइन परीक्षा हुई थी आपकी जो सीटेट की, तो वह पेपर्स हैं मैंने आपको करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 10 ईयर्स के, वह भी मैंने करा दिए हैं 2011 से लेकर 2021 तक के, यानी कि जो आपका यूपी टेट का री एग्ज़ाम हुआ था उसको भी मैंने करा दिया है। तो आप इन सभी को अच्छे से देखिए और आप अपनी तैयारी को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक तो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको यहाँ पे बताना है कि विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को, यहाँ पे बताना है आपको कि विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। यहाँ पे बताना है कि विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो बैठने की निश्चित व्यवस्था है, या फिर लचीला पाठ्यक्रम है, या फिर मानकीकृत आकलन है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाता है आपका लचीला पाठ्यक्रम। क्या हो जाता है? लचीला पाठ्यक्रम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी के आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। मानकीकृत आकलन और आपका पाठ्य पुस्तक और बैठने की निश्चित व्यवस्था, यह गलत हो जाते हैं। कैसा हो जाता है आपका? लचीला पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आपको बताना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति हो जाती है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि उनमें बहुत, यानी उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। ऑप्शन 2 आता है कि उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ऑप्शन 3 आता है कि जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। ऑप्शन 4 आता है कि उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी एक प्रभावी रणनीति हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर कि उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के क्या सौंपें, कार्य सौंपें, यह आपकी प्रभावी रणनीति हो जाती है। आसान प्रश्न पूछें, यह बात गलत होती है। और जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, यह भी बात गलत है। उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें, यह बात गलत है। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम वाले क्या सौंपें, कार्य सौंपें। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपको बताना है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 आता है कि प्रतिपादक शिक्षण। ऑप्शन 2 आता है कि पूछताछ आधारित शिक्षा। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षण की व्याख्यान विधि। ऑप्शन 4 आता है रटकर याद करना। तो सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे कि पूछताछ आधारित शिक्षा। क्या हो जाता है?
पूछताछ आधारित शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रतिपादक शिक्षण नहीं होता है। व्याख्यान विधि आपका बिल्कुल नेगेटिव होता है। रटकर याद करना नेगेटिव होता है। तो पूछताछ की हम बात करते हैं, यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं, तो हम इस चीज़ को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? उपागम को, तो संरचनावादी उपागम को हम सीखने में बढ़ावा दे रहे हैं। किसके माध्यम से? इंक्वायरी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यह बात आपको बतानी है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका घोषणात्मक, ऑप्शन 2 आता है आपका अधिसंज्ञानात्मक, ऑप्शन 3 आता है प्रतिक्रियात्मक, ऑप्शन 4 आता है शब्दार्थ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपका क्या होता है? मेटा कॉग्निशन होता है। क्या होता है? मेटा कॉग्निशन होता है, यानी कि अधिसंज्ञानात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो मेटा कॉग्निटिव की तरफ ध्यान केंद्रित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। तो अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। तो समावेशन कहलाती है, खंडीकरण कहलाती है, अनुबंधन कहलाती है, या फिर आपकी मेटा कॉग्निशन कहलाती है, यानी कि अभिसंज्ञान कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपकी क्या कहलाती है? चंकिंग कहलाती है, यानी कि खंडीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 आता है, आपको बताना है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है, यानी विद्यार्थी सीखने के लिए कब प्रेरित महसूस करते हैं, जब कार्य होता है। कैसा होता है, यह बात आपको बतानी है। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को देख करके चले जाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। आप इतने सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। और आप लाइक करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ही बेहतर होंगी, अच्छा करने की और कोशिश करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 1 आता है आपका कि मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है, यानी विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य कैसा होता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है। ऑप्शन 2 आता है कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। ऑप्शन 3 आता है अप्रासंगिक होता है। ऑप्शन 4 आता है कि बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता। तो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य कैसा होता है, तो जब कार्य उनकी दुनिया से जुड़ा होता है, यानी कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ कार्य होता है। तो इसमें बच्चे हैं क्या करते हैं, सीखने में वह अच्छा महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूर्त अत्यधिक जटिल गलत हो जाता है, अप्रासंगिक गलत है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना। क्या करना? नए स्पष्टीकरण तैयार करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हो जाते हैं। तो समावेशन के, भ्रांति के, समस्या समाधान के, या रटकर याद करने के। तो नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने
के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग पर परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। किसके भाग हो जाते हैं, यह आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हो जाते हैं, समस्या समाधान के भाग हो जाते हैं। क्या तैयार करना, यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना, यह भाग हो जाता है आपका समस्या समाधान का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक हो जाता है। तो यह आपका गैर संदर्भीकरण होता है, विस्तारण होता है, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध होता है, या फिर रटकर याद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपका विस्तारण हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्तारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो संकल्पनात्मक मानचित्रण से, या फिर खोजी अधिगम से, या सहज अनुमान लगाने से, या फिर निष्क्रिय नकल से। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, हमें कौन सी रणनीति से बचना चाहिए। तो हमें निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। जहाँ पे आपको निष्क्रिय दिख जाए आपका नेगेटिव होता है, यानी कि बचना चाहिए, नेगेटिव की बात हो रही है तो आपको नेगेटिव की तरफ जाना है। अगर हम यहाँ पे पेडागोजी क्वेश्चंस में पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपको बेस्ट पॉजिटिव की तरफ जाना है, और नेगेटिव होता है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव ही आपको ऑप्शन में ढूंढना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की हम बात करते हैं, किसकी, एनईपी की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं। यह किस पर बल देती है। तो यह आपकी बहुभाषिता पर बल देती है, एक भाषावाद पर बल देती है, या पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, या ऑप्शन 4 आता है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो यह आपकी बहुभाषिता पर बल देती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही आंसर होता है। यह आपकी किस पर बल देती है, बहुभाषिता पर बल देती है। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, मैंने आपको टॉप क्वेश्चंस कराए हैं, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझकर चलिएगा। और मैंने आपको यहाँ पे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो 10 ईयर्स मैंने करा ही दिए हैं, आपका री एग्ज़ाम भी हुआ था उसको भी मैंने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, देख करके ही ऐसे चले जाते हैं तो हमको डिमोटिवेट फील होता है। तो आप हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।